मैनेजमेंट बेसिक्स की सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली वीडियो में हमने इसका पूरा मीनिंग डिस्कस किया था, क्या मैनेजमेंट का मीनिंग होता है, क्या मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है। अभी भूल जाओ कि ये वीडियो किस बारे में है। आर्ट, साइंस, प्रोफेशन अभी इसमें नहीं घुसते हैं। अभी बस एक स्टोरी सुनो बैठ के। एक स्टोरी नहीं, दो स्टोरी बताऊंगा, आर्ट की और साइंस की। ठीक है, आपको गेस करना है कि कौन सी स्टोरी कौन सी है। ठीक है, क्या होता है कि एक है ना स्कूल होता है, ठीक है, सर्वोदय विद्यालय मान लो। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन टीचर पढ़ाते तो हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स की भी संख्या हर साल कम होती जा रही है, स्टूडेंट्स भी बहुत खुश नहीं है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी बहुत खुश नहीं है, है ना। ऐसे एक साल तक स्कूल चलता है कि बहुत बोरिंग सा काम हो रहा है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है चल रहा है किसी तरह स्कूल। उसके बाद एक प्रिंसिपल हायर होती है स्कूल में, रेखा मैडम आती हैं एज अ प्रिंसिपल। अब रेखा मैडम का काम करने का तरीका अलग। रेखा मैडम ने सबसे पहले तो सबसे बातचीत करी, स्टूडेंट से बातचीत करी, टीचर्स से बातचीत करी, समझने के लिए कि क्या चल रहा है स्कूल में। उसके बाद उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत अलग था। स्कूल की दीवारें डेकोरेट कराई ताकि भाई वाइब भी तो अच्छी आनी चाहिए। टीचर्स को ट्रेनिंग दी, अगर उनको किसी ट्रेनिंग की कमी थी तो टीचर्स को समझाया कि कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए। और हर महीने स्कूल में टैलेंट शो होता था जहाँ पे बच्चे आके अपना टैलेंट दिखाते थे। तो इसका सबका प्रभाव क्या पड़ा कि स्कूल दोबारा से, स्कूल में एक नई जान आ गई उस प्रिंसिपल के आने से, उस प्रिंसिपल के काम करने के तरीके से। ठीक है, उसने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं किया, उसने बस मैनेज करी चीज़ें सही तरीके से। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने चीज़ों को सही तरीके से मैनेज किया और क्रिएटिविटी दिखाई थोड़ी सी कि भाई अपने तरीके से उसने चीज़ों को चेंज करने का कोशिश किया। ठीक है, जिसका जो असर पड़ा, जिसका जो रिजल्ट मिला वो बहुत पॉजिटिव मिला। बच्चे जो थे स्कूल के वो बहुत जल्दी आने लग गए स्कूल, टीचर्स भी बहुत मन से पढ़ाने लग गए और जो पेरेंट्स थे वो भी बोलने लग गए कि भाई स्कूल में कुछ तो बात है, कि मतलब इतनी ज़्यादा इंटरैक्टिव चीज़ें हो रही हैं स्कूल में। क्यों? एक प्रिंसिपल के बिहेवियर की चेंजेस की वजह से। ठीक है, एक प्रिंसिपल का जो काम करने का तरीका था वो अलग हो गया, वो अब ज़्यादा इंटरैक्टिव वे में काम कर रही थी रेखा मैडम। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट एज एन आर्ट। रेखा मैडम ने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाई, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लेके आई और अपना एक पर्सनलाइज्ड टच दिया कि उनको कैसा लगता था कि स्कूल कैसा चले। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट किया उन्होंने। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब यही होता है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं ऑलरेडी। आर्टिस्ट कौन होते हैं? आर्टिस्ट भाई सिंगर भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं, जो कोई चीज़ सीखते हैं और विद प्रैक्टिस उस चीज़ को वो परफेक्ट करते हैं। ठीक है, पास अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं उसके अंदर। अगर दो डांसर हैं तो दोनों सेम डांसर नहीं होंगे। अगर अरिजीत सिंह सिंगर है और अरमान मलिक सिंगर है तो दोनों की अलग वे है गाना गाने का। इसे बोलते हैं आर्ट, कला बोलते हैं इसे। ठीक है, कि जो आप क्रिएटिव वे में परफॉर्म करते हो अपने तरीके से। और मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर भी यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो भी आपने चीज़ें सीखी हुई हैं मैनेजमेंट के अंदर, उस चीज़ को आप पर्सनलाइज वे में करते हो। दो मैनेजर्स कभी भी सेम तरीके से काम नहीं करेंगे, उनका अपना अलग रवैया होगा काम करने का, अपना अलग पर्सनल टच होगा उस काम को, उस चीज़ को मैनेज करने का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब सेकंड स्टोरी सुनो। एक रोहित नाम का बंदा था, उसका एक सर्विस सेंटर था, वो ओनर था सर्विस सेंटर का। उसके अंडर बहुत सारे वर्कर्स थे जो गाड़ियाँ रिपेयर करते थे। ठीक है, इंजीनियर्स थे, टेक्नीशियंस थे। ठीक है, क्या हुआ ना कि उसके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लग गई। बहुत सारे कस्टमर्स उसको बोलने लग गए भाई हम गाड़ी देते तो हैं लेकिन टाइम पे कभी हमें वापस नहीं मिलती है गाड़ी, और जो सर्विसिंग वगैरह हम कराते हैं गाड़ी की, मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, मतलब उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है सर्विसिंग। तो उसने क्या किया ना, उसने सोचा कि भाई क्या करूं मैं अब। उसने टाइम लिया, एक हफ्ता बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व किया और नोट डाउन किया। और जैसे ही वो चीज़ों को नोट डाउन किया ना तो उसको पता चला कि जो भी मिस्त्री थे वो पार्ट्स को, जैसे कि कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है, कोई औजार चाहिए होता है, तो उसको लाने में, ले जाने में 10 मिनट के आसपास तो वो बर्बाद कर ही देते थे। कि वो ऐसी जगह पे रखे हुए थे पार्ट्स कि उनको लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और किस कस्टमर की गाड़ी पहले आ रही है, किस कस्टमर की बाद में आ रही है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। तो कैसे भी किसी भी ऑर्डर में उस गाड़ी को रिपेयर करके किसी भी कस्टमर को दे देते थे। तो जिस कस्टमर ने सुबह 8 बजे गाड़ी दी थी उसकी गाड़ी मिलती थी रात को 10 बजे भाई, क्योंकि पता ही नहीं है कि सुबह 8 बजे किस कस्टमर ने दी है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें।
ये सारी चीज़ें बैठ के रोहित नोटिस कर रहा था और लिख रहा था एक जगह पे, डेटा बना रहा था अपना, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया रोहित ने, 10 दिन बाद जब ये पूरा डेटा बना लिया इसने, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ थी उसको नोट डाउन कर लिया, उसके बाद उसने इम्प्रूवमेंट करना चालू किया। उसने क्या किया, जो भी इक्विपमेंट्स थे, औजार थे, उनका एक डेडिकेटेड स्पेस बनाया कि ये वाला औजार इधर ही रहेगा, कि ढूंढने में वो टाइम ना लगाए उस औजार को, ठीक है। उसके बाद किस कस्टमर की गाड़ी पहले आ रही है, किस कस्टमर की गाड़ी बाद में आ रही है, सब कुछ नोट डाउन होने लग गया, सबका एक रिकॉर्ड रखने लग गए वो लोग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक वर्क ऑर्डर बनाया कि किस ऑर्डर में वर्क होगा, इस चीज़ के बाद कौन सा काम होगा। अगर आपने अभी मान लो कि ऑयल चेंज किया है, आपने ब्रेक्स टाइट किए हैं, तो उसके बाद क्या करोगे, वॉशिंग के लिए कब जाएगी गाड़ी, कब आएगी वापस, सब चीज़ का एक लेखा जोखा रखने लग गया रोहित। इसका असर क्या हुआ, सब चीज़ सिस्टमैटिक वे में होने लग गई, और जो देर से आ रही थी गाड़ियाँ, देर से जा रही थी, बहुत टाइम लग रहा था, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें सुधर गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइंटिस्ट की तरह सोचते हो, साइंटिस्ट कौन होता है, वैज्ञानिक कौन होता है भाई, वो फैक्ट्स नोट करता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी वो ऑब्जर्व करता है उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है उनके ऊपर। तो यहाँ पे रोहित ने एज अ साइंटिस्ट सोचा, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट एज अ साइंस ये चीज़ होती है कि फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करके, डेटा को यूज़ करके अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो आप मैनेजमेंट एज अ साइंस कर रहे हो। मतलब ये मान लो कि अगर आप कल को मैनेजर बनते हो या आपका कोई मैनेजर बनता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मैनेज देयर टीम, ठीक है। तो उसको बोलेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। अभी मैं स्लाइड में चलते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को डिटेल में पढ़ते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो 2 स्टोरीज बताइए इनको याद रखना थ्रू आउट द वीडियो। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या लिखा गया है, वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशन। अगर अभी तक इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आया ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से असली वीडियो स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आपको असली समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। दिस शोज दैट मैनेजमेंट इज़ अ बैलेंस्ड ऑफ क्रिएटिविटी, लॉजिक एंड प्रोफेशनलिज्म। आर्ट में हमेशा क्रिएटिविटी होती है, साइंस में हमेशा लॉजिक होता है, और प्रोफेशन में हमेशा प्रोफेशनलिज्म होता है, डिसिप्लिन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि मैनेजमेंट में ये क्रिएटिविटी भी होती है, लॉजिक भी होता है और प्रोफेशनलिज्म भी होता है। अभी पढ़ते हैं वन बाय वन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट किसे बोलते हैं। अब आर्ट किसे कहते हैं, आर्ट इज समथिंग दैट यू गेट बेटर एट विद प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी एंड योर ओन स्टाइल, लाइक पेंटिंग, सिंगिंग और कुकिंग। अभी आप मान लो आपकी कोई हॉबी है, जैसे मेरा पढ़ाना हॉबी है, तो पढ़ाना मेरी एक आर्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा ना, जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा, उतना मैं बेटर होता चला जाऊँगा इस चीज़ में, और मैं अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता हूँ, मैं अपने स्टाइल से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसको आप आर्ट बोलोगे। वैसे ही पेंटिंग होती है, पेंटिंग भाई जितनी ज़्यादा आप पेंटिंग बनाओगे उतने ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप अच्छे हो जाओगे। सिंगिंग में भी यही है और कुकिंग में भी यही है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, कलाएँ हैं, आर्ट है। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है, जिसके अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करो उतने आप बेटर होगे मैनेजमेंट में। क्रिएटिविटी आप कर सकते हो, अपने तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको इसी तरीके से मैनेजमेंट करना है, ठीक है। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब किसी भी आर्ट को सीखने के लिए कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आपको उसको अगर लर्न करना है तो। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग में भाई आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की पेंटिंग बन रखी है, कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। सिंगिंग में भी आपको पता होनी चाहिए भाई कितने सुर होते हैं, कितने ताल होते हैं, कौन सी कॉर्ड कब बजानी है, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे लिटरेचर हैं, जिसकी आपको नॉलेज अगर होगी तो आप और बेहतर बन पाओगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, क्योंकि मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट अगर आप सीख जाते हो तो आप अपनी तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं पढ़ाना सीख गया, एक मतलब जाके मैंने कोई कोर्स वोर्स कर लिया, मान लो बीएड वगैरह कर लिया और नेट का एग्ज़ाम दे दिया, प्रोफेसर बन गया मान लो मैं, तो मैं अपने तरीके से पर्सनलाइज करके अपने स्टाइल में उस चीज़ को पढ़ा पाऊँगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और जितनी ज़्यादा आप आर्ट को प्रैक्टिस करते हो उतने ज़्यादा आप अच्छे बनते हो, उतने ज़्यादा आपके अंदर से क्रिएटिविटी या क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट स्किल्स को भी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सीखोगे, जितने ज़्यादा
फॉलो करोगे उतनी ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाओगे उसमें। इन 3 रीजंस की वजह से मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला जाता है, कला बोली जाती है, एक स्किल बोली जाती है। ठीक है, अभी देखते हैं मैनेजमेंट साइंस क्यों बोला जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि अगर मैनेजमेंट को आर्ट बोल दिया तो मैनेजमेंट को आप साइंस नहीं बोल सकते। ऐसा मान के चलो कि आर्ट भी बोलते हैं मैनेजमेंट को एक साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस हमेशा लॉजिक्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, साइंस इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स एंड प्रूवन रूल्स। ठीक है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, जो प्रूव हो चुके हैं रूल्स, जैसे न्यूटन का लॉ हो गया और बहुत सारे लॉ हो गए, वो साइंस उसके ऊपर बेस्ड होती है। इट इज़ सिस्टमैटिक, यूजेस डेटा एंड फॉलोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, जो भी डेटा है, जो भी पास्ट में हुआ है, उसको यूज़ करके आप कुछ कंक्लूजन निकालते हो, तो उसके ऊपर बेस्ड होती है साइंस। और सेम मैनेजमेंट के साथ भी होता है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारा डेटा यूज़ होता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, रियल लाइफ टेस्टिंग यूज़ होती है। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरीज़ होती हैं, बहुत सारे लॉ होते हैं जो आपको सीखने होते हैं मैनेजमेंट में। इसीलिए मैनेजमेंट को एक साइंस बोला जाता है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ऑब्जर्वेशन करके, टाइम एंड मोशन स्टडी करके, रिसर्च करके, रियल लाइफ टेस्टिंग करके बनाए गए हैं। थर्ड होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बहुत सारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल, जो भी सारे प्रिंसिपल हैं वो सारे ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सली वैलिड हैं वो बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर सकती हैं उस चीज़ को, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकता है, इसलिए मैनेजमेंट को एक साइंस बोला गया है। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन किसे बोलेंगे? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मतलब होता है आपने कुछ काम कर लिया, आपके पास एक डिग्री आ गई, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई कर ली आपने, MBBS कर ली, आपके पास MBBS की डिग्री आ गई, अब आप डॉक्टर बन गए। आपके पास CA की डिग्री आ गई, आप CA बन गए। ये क्या है? प्रोफेशन है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। अ प्रोफेशन इज़ अ टाइप ऑफ जॉब दैट नीड्स स्पेशल नॉलेज, ट्रेनिंग एंड इज़ डन बाय स्किल्ड पीपल who follow certain rules like doctors, lawyers और engineers। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेम गोज़ फॉर लॉयर्स एज वेल एज़ फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशन समझाया कि प्रोफेशन ये होता है। अब मैनेजर बनने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए क्या? आजकल बन रहा है प्रोफेशन। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, पूरा फुल प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी एक मैनेजर बन सकता है किसी भी एक फॉर्मल डिग्री के बिना। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए आपके पास MBA की डिग्री होनी ही होनी चाहिए। मैंने देखा है 12th पास करने के बाद भी भाई जॉब एक्सपीरियंस है, बंदे के पास बहुत सारा प्रायर एक्सपीरियंस है टीम मैनेज करने का, तो उसको मैनेजर बना देते हैं। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। इन द सेम वे मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल्ली प्रोफेशन बट इट इज़ बिकमिंग अ प्रोफेशन। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजर बनने के लिए आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए, आपको लीडरशिप की समझ होनी चाहिए, कैसे काम करती है लीडरशिप, प्लानिंग, फाइनेंसेस एक्सेट्रा, बहुत बारीकी से आपको समझ होनी चाहिए। देयर आर मैनेजमेंट कोर्सेज, जैसे कि अगर आप BBA करते हो, MBA करते हो, PGDM वगैरह आते हैं, तो वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आपको मैनेजर बनाने के लिए, या आपको बताने के लिए कि मैनेजर कैसे काम करता है। ठीक है, ये कोर्सेज़ आपको दावा नहीं करते कि आप मैनेजर बन जाओगे, जैसे कि MBBS दावा करती है कि आप डॉक्टर बन जाओगे, लॉ की डिग्री दावा करती है कि आप लॉयर बन जाओगे, BTech दावा करती है आप इंजीनियर बन जाओगे। ऐसे MBA दावा ये नहीं करती है कि आप मैनेजर बन जाओगे, लेकिन अगर आप MBA कर लेते हो तो आपके मैनेजर बनने के रास्ते खुल जाते हैं। अब आपकी स्किल्स के ऊपर है कि आप मैनेजर बन पाओगे कि नहीं। मैनेजर्स फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजर्स हमेशा एथिकली बिहेव करते हैं और जो कंपनी के रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि और प्रोफेशन में होता है, डॉक्टर्स में भी होता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो फॉलो किया जाता है। इट इज़ डन फॉर अर्निंग अ सैलरी। जैसे कि और किसी प्रोफेशन में होता है कि प्रोफेशन क्यों किया जा रहा है? सैलरी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो मैनेजर्स भी कंपनी में काम करते हैं और सैलरी पाते हैं, इसलिए उसको एक प्रोफेशन बोला जा सकता है मैनेजमेंट को। ठीक है, अभी अगर आप बोलो कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, भैया डिफरेंस मत पढ़ो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। मैनेजमेंट
आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, प्रोफेशन भी होता है, तीनों चीज़ होती है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो स्किल्स है ना वो आर्टिस्ट की स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारी कलाएं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आपका जो दिमाग होना चाहिए वो एक साइंटिस्ट का दिमाग होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स को आपको इवेल्युएट करना आना चाहिए, डेटा के साथ खेलना आना चाहिए। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। और आपके पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना आना चाहिए आपको, और एथिकली काम करना आना चाहिए। अगर ये आप कर सकते हो तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में, कंफ्यूज मत होना। आर्ट होती है क्योंकि आप कलाएं दिखा सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। साइंस होती है क्योंकि आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। प्रोफेशन होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मैनेजर होते हैं वो जॉब ही तो कर रहे हैं, उनके बदले उसको सैलरी ही तो मिल रही है जॉब के बदले। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में। तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तीनों का क्या मतलब होता है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर प्लेलिस्ट में आ रही होगी तो आप जाके देख सकते हो अभी क्लिक करके, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपने लाइक तो कर ही दी होगी, अब तक वीडियो देख रहे हो कैसे लाइक की होगी। प्लीज़ जाओ और लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है चैनल को। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।